नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सत्र, सवाल और सियासत की। मध्य प्रदेश में सरकार ने विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र का आगाज होगा, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। यह डॉक्टर मोहन सरकार का पहला बजट होगा, इसलिए इस बजट में डॉक्टर मोहन यादव सरकार की प्राथमिकताएं और विजन देखने को मिलेगा। इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इससे इतर राज्य सरकार ने सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बजट में सरकार की कुछ पुरानी योजनाओं पर कैंची चलाई जा सकती है। वहीं सीएम के विजन को दिखाती कुछ नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान पेश किया गया था। सरकार ने जुलाई 2024 तक विभागों के नियमित खर्च के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। ऐसे में जुलाई माह से पहले सरकार को पूर्ण बजट पेश करना है। विधायकों को भी प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 25 दिन का समय देना होता है। इस वजह से सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुनिए। मोहन सरकार ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन रोड मैप नहीं दिख रहा है किस तरीके से काम करेंगे। केवल निर्देश देने से थोड़ी समस्याओं का हल हो जाता है। रेत माफिया मध्य प्रदेश में किस तरीके से फैल रहा है आपने देखा। एक मंत्री को ये कहना पड़ा कि मैं जन आंदोलन करूंगा, इससे समझ में आता है सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। नए नए हेलीपैड बनाने की बात हो रही है, नई लग्जरी गाड़ियों खरीदने की बात हो रही है, बंगलों पे लाखों करोड़ों रुपए की साज सज्जा की बात हो रही। इसके लिए सरकार को वोट थोड़ी मिला था। सरकार को वोट इसलिए मिला था कि इस प्रदेश में कानून का राज होगा, कानून का डंडा होगा और प्रदेश की सरकार का इकबाल बुलंद होगा। हम आने वाले सत्र में सारी समस्याओं को उठाएंगे। किस तरीके से वादा खिलाफी की गई, किस तरीके से मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा आगामी विधानसभा सत्र में। देखिए, जब भी आम चुनाव होते हैं देश में, लोकसभा चुनाव, उस कारण से उस वर्ष सब पूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरक बजट प्रस्तुत किया था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आ रहा है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और हर राज्य में जो है अब बजट सत्र आ रहा है विधानसभा के अंदर, वही उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में आएगा। अब कांग्रेस जो है क्या कर सकती है? कांग्रेस सदैव ये सब जो उनके निष्फल हो जाता है। भगवान रूपी जनता बराबर आशीर्वाद दे रही है। इन्होंने व्यापम के लिए की बहुत छाती पीटी थी। विधानसभा सत्र के द्वारा जन कल्याण के लिए जो बजट सत्र प्रस्तुत होगा, उसमें जनता के कल्याण के लिए बजट में और ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकें, कैसे हम आधारभूत संरचना का और विकास कर सकें, कैसे हम किसानों का कल्याण कर सकें, कैसे हम युवाओं का कल्याण कर सकें, कैसे हम नारी शक्ति का कल्याण कर सकें, कैसे हम गरीबों का कल्याण कर सकें और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार मध्यम वर्ग का कल्याण कर सके, उसके लिए हम सदैव संकल्पित रहते हैं और उस बजट सत्र के अंदर भी यह सब आपको हमारे बजट में दिखेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो बजट लाएगी सरकार, वास्तव में इसका विजन क्या होगा, क्या सोचती है, विपक्ष क्या सोचता है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त तक जुड़े हुए हैं वो हैं बैजनाथ कुशवाहा जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे बैजनाथ कुशवाहा जी, पूर्व विधायक कांग्रेस। आपसे सवाल यहाँ पर यह है बैजनाथ जी कि अब बजट पेश होगा, लेखानुदान पेश हुआ था लेकिन अब बजट पेश होगा। क्या लगता है आपको कि सरकार को किस तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए धन खर्च करने चाहिए? सरकार को किस ओर ध्यान रख करके बजट खर्च करना चाहिए, इसमें मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी को ध्यान में रख करके अपना बजट प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है और जिन एजेंसियों से इन्होंने कर्जा लिया है उनको पैसा देने के लिए इनके पास कहाँ बजट है? ये कर्ज भी नहीं ले सकती है। सारी सीमा इनकी पूरी हो चुकी है। अब ये जो बजट पेश करेंगे तो कहाँ से पैसा लाएंगे? और जितने भी जो विभाग हैं जिनसे आय के जो सोर्स हैं वो सारे के सारे आय के जो सोर्स है, जो विभाग है या जो व्यवस्था है,
चाहे वो माइनिंग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे राजस्व हो, चाहे और कोई भी विभाग हो, सारे के सारे लूटे जा रहे हैं और उनको बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। अब आय के स्रोत ये कहां से लाएंगे, कहां से बजट करेंगे, पहले तो हमें ये बताओ। मतलब ये कहां से लाएंगे, ये आय के स्रोत कहां से ये पैदा करेंगे, आय कहां से पैदा करेंगे, कहां से लाएंगे, ये बीजेपी के जब प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बजट आने वाला है, बजट कैसा होना चाहिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और खासकर आजकल जो क्राइम बढ़े हुए हैं इस पर कितने खर्च होने चाहिए, क्या इस पर बजट बढ़ना चाहिए या फिर किन दिशाओं में खर्च करें कि जो मध्य प्रदेश की आय है वो बढ़े और यहाँ की जनता भी खुशहाल हो। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य देश में, और कहीं ना कहीं कृषि से लेकर के यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कृषि का जो बजट है वह ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी ओर जहां पर आपने सुरक्षा की दृष्टि से बात करी है, तो मध्य प्रदेश भी एक शांति का टापू माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों में घटनाएं घटित, कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बजट को बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाएं और जो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं सुरक्षित हो पाए। दूसरी ओर सरकार को जो बेरोजगारी है इसकी चरम सीमा चल रही है। आपने देखा होगा जो ग्लोबल इंडेक्स और जो भारत के इंडेक्स के आंकड़े आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं कोई पायदान पर आ रहा है। तो सरकार को इसके लिए भी एक कहीं रोडमैप, रोड चार्ट बनाना चाहिए कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ऐसा क्या कदम उठाएगी आने वाले जो साल है, जिससे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम हो और मध्य प्रदेश का जो युवा है वह अन्य प्रदेशों में जाकर के नौकरी उसको तो मध्य प्रदेश में ही अपना एक कोई रोजगार या उसका स्वरोजगार मिल पाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दूसरी ओर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में टैक्स की नीति है वह बहुत ज्यादा रखी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। तो टैक्स की नीति में भी कुछ ऐसा संशोधन करना चाहिए जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल पाए। जी, टैक्स में भी संशोधन करना चाहिए। जैसे ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे और तमाम सवाल करेंगे, लेकिन जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही करने की ज़रूरत है, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा बजट खर्च हो तो बेहतर होगा। आपको क्या लगता है बैजनाथ जी, विधायक जी, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी 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 हाँ जी, क्या मैं समझ नहीं पाया था अभी तक? जी, सवाल ये है कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो हैं एल द्विवेदी जी ने कहा कि कृषि पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए। अगर जो कृषि पे खर्च हो तो मध्य प्रदेश की स्थिति में और ज़्यादा सुधार हो सकता है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है उन्होंने जो कहा है, लेकिन कृषि एक ऐसा माध्यम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ज्यादातर कृषि आधारित प्रदेश है, पहले पूरा देश ही कृषि आधारित प्रदेश है जी। और दुनिया का ऐसा कोई विभाग नहीं है, ना कोई ऐसा उद्योग और कारखाना है जितना रोजगार कृषि से लोगों को मिलता है। हर परिवार में, हर घर से लोग कृषि पर आधारित है। कृषि पर बजट बढ़ना चाहिए। अगर इस तरह की उनकी सोच है और इस सोच के आधार पर अगर काम किया जाए तो जैसे मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, कृषि और रक्षा, सुरक्षा, इस पे ज्यादा बजट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये व्यवस्था और इनके कर्ज लेने की सीमा सब खत्म हो चुकी है। तो पहले तो ये बताएं कि ये इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी सी देर में जुड़े हैं लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है और प्रश्न भी वही है। पहले जुड़े होते तब भी वही प्रश्न होता, अब जुड़े हैं तभी प्रश्न वही है। सवाल ये है, बैजनाथ कुशवाहा जी कह रहे हैं कि ठीक है कृषि पे खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन आप पैसे लाएंगे कहाँ से? कर्ज लेने की सीमा तो खत्म हो गई है, ऐसा बैजनाथ कुशवाहा जी का कहना है। बताइए, आय के साधन और कहाँ से बढ़ाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे इनकम कि यहाँ पर खर्च कर सकें? जी देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले तो
निश्चित रूप से बजट सर्वांगीण होगा, सबके लिए होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश टॉप 3 प्रदेशों में से है, तो उसके इर्द गिर्द इस बजट का रहना होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है महिला, किसान, युवा, अन्य और गरीब, उन सबके लिए उस बजट में होगा। और प्रधान कुशवाहा जी खुद विधानसभा में रहे हैं, उनको सब मालूम है कि आय के स्रोत क्या होते हैं। सतत कलेक्शंस जो होते हैं, जीएसटी का हो, पेट्रोलियम से हो, राजस्व हो, और हर विभाग से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो सतत एक प्रक्रिया है। और कर्जे नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर दुर्गेश जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है। जो आय जनरेट किए जा रहे हैं और जो खर्च किए जा रहे हैं उनमें भारी अंतर है। आय और जनरेट करने की आवश्यकता है। बैजनाथ कुशवाहा जी का कहना यह है कि आय और कैसे ज़्यादा जनरेट करेंगे, क्योंकि अभी तो जो खर्चे हो रहे हैं और जितनी आय है उनमें अगर जो देखा जाए तो अभी 4 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्ज ले चुकी है। ऐसे में आय आप जनरेट कैसे करेंगे, नए आय और कैसे जनरेट होगा, कैसे खजाना भरेगा कि ये खर्चे होंगे, ये जानना चाहते हैं। देखिए, वही मैं उनको कुशवाहा जी को बताना चाह रहा था और आपको भी, बैजनाथ जी को भी बताना चाह रहा था, आपको भी यही बताना चाह रहा था जी कि निश्चित ही नए स्रोत, हम उनको नए स्रोतों के इर्द गिर्द जाएंगे और नया हम और क्या अच्छा कर सकते हैं और रेवेन्यू और कैसे जनरेट हो सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं ना। उसमें मैं तो वही बताना चाह रहा था उनको, आपको भी यही बताना चाह रहा था जी। और चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू आता है हमारा और राजस्व वसूली होती है, पेट्रोलियम से होता है, जीएसटी कलेक्शन है, सब स्रोत हैं, बहुत सारे स्रोत हैं आय के। और उन स्रोतों को और विस्तृत रूप से बढ़ाने का काम करेंगे और कलेक्शन हमारा अच्छा हो और सही से व्यवस्थित हो, सब उन पे काम करेंगे। नहीं, टैक्सों को क्या टैक्स भी बढ़ाने की ये विचार कर रही है सरकार कि टैक्स भी बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, कहें अभी तो सबसे पहले तो जो सरकार का काम है कि वो सबसे पहले जो आय के स्रोत हैं उनको व्यवस्थित करना, वहां से, और जीएसटी और जो हमारे जो कलेक्शंस हैं वो समय पर हों, राजस्व वसूलियां समय पर हों, उन पर ध्यान देने का काम रहेगा। और जो बोल रहे हैं ना, कर्ज का पैसा कहाँ से आएगा, पैसा इन्हीं से आएगा। और जो लोन लेते हैं ये एक सतत प्रक्रिया है। लोन जब इनकी सरकार थी तब भी लोन इन्होंने तो ये तो आईफा अवार्ड के लिए लोन लेते थे, ये आईटा अवार्ड के लिए लोन लेते थे। इसके विपरीत हम प्रदेश के विकास करने में, जो विकास की जन कल्याण की योजना है उसके लिए लोन लेते हैं। इसीलिए कुशवाहा जी, बैजनाथ जी ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या होगा उसका। जी। तो वो उसके लिए लिया जाता है लोन। और हमारे यहाँ जन कल्याण के जो काम चल रहे हैं, लाडली बहना योजना है, अनेकों योजना है, उन सब योजनाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए लोन दिया जाता है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अगर जो बजट की अगर जो भाषा में कहें तो आय और व्यय अगर बराबर हो तो उसे अच्छा बजट माना जाता है, और अगर जो व्यय से ज़्यादा आय हो तो उसे कहा जाता है कि सबसे बढ़िया बजट है। लेकिन सरकारें घाटे का बजट पेश करती हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और यही कर्ज लेते लेते 4 लाख करोड़ पहुंच गया है। और बैजनाथ कुशवाहा जी कह रहे हैं कि ये तो अंतिम सीमा भी लांघ गए हैं कर्ज लेने की। सवाल यहाँ पर यह है कि अब सरकार के पास उपाय क्या बचता है कि कहाँ वो पंच करे, किस जो आम जनता है उसे दर्द भी ना हो और सरकार अपनी आय भी बढ़ा सके। क्या है कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर वो टैक्स बढ़ा सकती है? क्योंकि सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के सिवाय और क्या रास्ता है कि वो अपनी आय बढ़ाएगी? तो कहाँ वो कौन सा रास्ता है जो आय बढ़ा सकती है? अगर टैक्स बढ़ाना हो तो कौन से वो पॉइंट हैं जहां पर वो टैक्स बढ़ाए और बिना दर्द के जनता उस टैक्स को चुका दे और सरकार की आय हो जाए, बढ़ जाए? देखिए, कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक बजट होता है वह सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से वो बजट को बनाया जाता है और बजट पेश होता है।
आप देखिए, अगर जो मैंने आपको पूर्व में ही बोला कि जैसे हमारा प्रदेश है वह कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि की भूमि ज्यादा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो कृषि के उपकरण है उनमें भी लगातार टैक्स में वृद्धि हो गई है। जो किसान है वह अपनी जो लागत है वह नहीं निकाल पा रहा है, और कई बार जब वह अपना अनाज या अपने जो कृषि का जो उत्पादन है जब बेचने जाता है तो बिचौलियों को लेकर के उसको उसकी आय नहीं मिल पाती सही ढंग से। तो सबसे पहले तो सभी डिपार्टमेंट में ऐसा कोऑर्डिनेशन करना है कि जो उसका कृषि जो भी वह उगा रहा है, चाहे वह गेहूं है, चाहे वह चावल है, या जो भी उसका उत्पाद है, सोयाबीन है, उसका उसको उचित मूल्य लाभ मिले। दूसरा, जो वो उपकरण उसको यूज कर रहा है अपने कृषि के लिए उसमें उसको रियायत मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको रियायत मिले, जिससे वह अपना कृषि का उत्पाद बढ़ा पाए। दूसरी ओर जो हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग कोऑर्डिनेशन है, जैसे माइनिंग विभाग अगर है, आबकारी विभाग है, इन सब विभागों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इनका एक पोर्टल से पूरा मॉनिटरिंग होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में ऐसा होता है कि अवैध रेत उत्खनन जिसको हम बोलते हैं, अवैध व्यापार कई चलता है और उसके आधार पर सरकार को लाखों रुपए का राजस्व की हानि होती है। जो आपने कहा टैक्स कैसे बढ़ाया जाए, तो इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए कि किस घाट पर या जो रेत उत्खनन हो रहा है वह कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कहाँ जा रहा है, और उससे राजस्व की जो रॉयल्टी है, जो रॉयल्टी गवर्नमेंट को मिलती है वो कितनी आई हुई है, ये भी इसकी भी एक सतत मॉनिटरिंग होना चाहिए। दूसरी ओर जो मैंने आबकारी की आपको बात करी, तो आबकारी विभाग में भी एक मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा हो कि कई बार आबकारी विभाग में भी कई ऐसी बातें सामने आती हैं कि आबकारी को उसका राजस्व जो है वह सही ढंग से नहीं मिल पाता है, और उससे क्योंकि यही एक जो ऐसे स्रोत है हमारे पास जिससे हम अपना टैक्स का कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। और दूसरी ओर जो आपने कहा कि किस प्रकार से महंगाई की राहत मिले, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल शिक्षा है और जो शिक्षा का व्यवसाय है उसमें कहीं ना कहीं जनता को राहत देना चाहिए। मतलब जो स्कूल की फीस बच्चों की उसमें कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, जिससे जनता को महंगाई की राहत कम मिल पाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये तमाम बातें आपने बताई हैं जो बहुत अच्छी लगी। और हम पुनः अब डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, तमाम बातें हो रही हैं, कृषि की बातें हो रही हैं, कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब करीब 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है देश की, मध्य प्रदेश की भी है। ऐसे में कृषि की जहां तक बात एल द्विवेदी जी ने कही है, किसान रॉ मटेरियल तो उत्पन्न करता है, लेकिन ये अर्थशास्त्र की अगर जो बात हम करें तो उसे 2 रुपये किलो बेच देता है। अगर आलू की ही बात करें तो 2 रुपये किलो बेच देता है, और उसी आलू को रिप्रोडक्ट के रूप में तैयार जब किया जाता है तो एक चिप्स जिसमें 50 या 100 ग्राम के आलू होते हैं उसको 20 रुपये में बेचा जाता है। हवा फुल हवा भरी रहती है उस पैकेट में, तमाम नाम दे करके। क्या सरकार, जैसे कि एल द्विवेदी जी ने भी अभी बताया कि, और बैजनाथ कुशवाहा जी भी ये बता रहे थे कि किसानों की स्थिति अभी दयनीय है, टैक्स लगा दिए गए हैं, उनके संसाधन जो भी खरीदते हैं, जो कृषि उपकरण खरीदे जाते हैं, कृषि यंत्र खरीदे जाते हैं, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए। ठीक है, लगा दिए, आप सरकार की आय हो, लेकिन क्या सरकार ये सोच रही है कि जो वो आलू, एक उदाहरण मान लेते हैं, वो पैदा कर रहा है जो खेत में, उसके लिए खुद उसके गांव में ही वो चिप्स तैयार करे और उसकी मार्केटिंग हो, जिससे किसान की आय तो बढ़ेगी ही, सरकार की आय बढ़ेगी। थोड़ा सा और यंत्रों पर अगर जो आप अपना टैक्स बढ़ा देंगे तो अगर जो मेरे पास आय ज़्यादा होगी तो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसानों की आय दुगनी करने की बात बीजेपी करती है। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग है? क्या इस तरह की झलकी क्या आपके बजट में दिख सकती है? जी देखिए देवेंद्र जी, निश्चित रूप से हम वो दल हैं जो जनता की जन आकांक्षाओं पे, जन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरते हैं, अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं। और निश्चित रूप से मैं आपका भी साधुवाद देता हूँ, आपके चैनल का और पत्रकार जी का भी स्वागत करता हूँ। जो इस तरह के कई बातें निकल कर आती है, सरकार उस पर विचार करती है।
जो जनता के बीच से, क्योंकि आप जन सरोकार से जुड़े हुए चैनल हैं और जनता की जुड़ी हुई बात उठाने का काम करती है देवेंद्र जी, तो निश्चित रूप से हम उसमें जो सुझाव आते हैं, जो सलाह आती है उनकी ओर से, और क्या अच्छा हो सकता है। हम तो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए 24/7 365 दिन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मोदी जी की मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश टॉप 3 प्रदेशों में से आए। उसके लिए हम सब, अब आप जो ये टिप्स की बात है, एग्जाम्पल के लिए टिप्स की बात कर रहे हो, तो वो पूरे देश भर में एक रेट है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में 20 रुपए ले रहे हैं और बाकी जगह 10 रुपए या 8 रुपए, ये सब जगह एक जैसे रेट रहते हैं और कम दामों में अच्छी चीजें मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और जो टैक्स के स्रोतों की बात हो रही है, रोज नए स्रोत, नए चीजें, पहले बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, अब समय के साथ वो सब चीजें बदलती जा रही हैं, तो उसका स्वरूप और प्रारूप भी बदलता जा रहा है। सरकार अंतोगत्वा प्रदेश की जनता की सेवा के लिए 365 दिन 7 दिन हम जनता के बीच में खड़े रहते हैं कभी में। तो जनता के साथ जब आप खड़े रहते हैं तो जनता की जन आकांक्षा है, इसलिए हम उस पर खड़े हो सकते हैं। जो भी सुझाव आते हैं, निश्चित रूप से जो आप आज डिबेट में भी कर रहे हो, निश्चित रूप से जब हम वित्त मंत्री के साथ भी बैठेंगे तो उन सब चीजों पे चर्चा करते हैं कि क्या कहाँ से क्या चीज निकल के आई। और हम प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि अपना स्वयंभू अपने आप को सब चीजें करने के लिए, हम जनता का हितों का काम करते हैं। निश्चित रूप से जो बातें आपके इस सेशन में भी निकल के आई है, और भी जब आप समय समय पर जो बताते हैं उसको हम अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। चलिए बैजनाथ कुशवाहा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बात कृषि की हो रही है। जब देश आजाद था, जब देश आजाद हुआ, आजाद तो आज भी है, तो जब देश आजाद हुआ तो कृषि, जीडीपी में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा था। धीरे धीरे वो उद्योगों ने ले लिया। ऐसा नहीं है कि कृषि पीछे चली गई और कृषि पिछड़ती गई और उद्योग आगे जाते गए। कृषि का रफ्तार धीमा रहा जीडीपी में योगदान का, और उद्योगों का स्थान तेज रहा, इसलिए ये चीजें आ गई जीडीपी में। सवाल यहां पर यह है कि बात कृषि के अब आगे करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई अगर जो जनता है, कृषि से ज्यादा जुड़ी हुई अगर जो जनता है, कृषि पे आधारित जनता है, तो कृषि को हम आगे ले जाएंगे और कृषि मुनाफे की होगी तो हमारा किसान सुखी हो जाएगा, हमारे लोग सुखी हो जाएंगे और राज्य समृद्ध हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि सरकार को कृषि को और उन्नत बनाने के लिए बजट में क्या प्रावधान करने चाहिए? कृषि को के बजट बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा वो कृषि के लिए बजट रखें उतना ही कम है, क्योंकि कृषि आधारित हमारा प्रदेश है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नहरें नहीं बनाई होती, तमाम सारे बिजली के पावर प्लांट नहीं बनाए होते, किसानों को सस्ते में खाद, बिजली, पानी और बीज नहीं दिया होता, तो ये सब व्यवस्था नहीं बनती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिजली महंगी है, खाद महंगा है और आपके पानी महंगा है। किसानों के जितने कृषि यंत्र हैं सब पे टैक्स, ये तो अंग्रेजों ने भी कृषि यंत्रों पे टैक्स नहीं लगाया, और ये टैक्स लगाते जाएं और बजट बढ़ाते जाएं और वो सब घोटालों की भेंट चढ़ते जाएं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इतने आउटसोर्स जो जितने भी आय के सोर्सेज हैं वो सारे के सारे घोटालों की भेंट चढ़ रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं। पहले तो ये व्यवस्था करें, अभी आप व्यवस्था कह रहे थे कि माइनिंग से हम पैसा इकट्ठा करेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में 2 नदी है, सिंध और चंबल, वहाँ एसपी और कलेक्टर की नाक के नीचे हजारों ट्रैक्टर रेत के, हजारों ट्रैक्टर पत्थर के रोज जा रहे हैं, रोज हंगामा हो रहा है। आईएएस अधिकारी मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फॉरेस्ट के लोग मारे जा रहे हैं, ट्रैक्टरों से कुचले जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं रोक पा रहे हैं। तो इनके पास ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है कि आय के स्रोत बढ़ाए जाए। ये टोटल फर्जी बातें कर रहे हैं। एक जिले में ये नहीं रोक पाए तो पूरे प्रदेश की में कहां तक रोक पाएंगे। पहले तो जो आय सोर्सेज के जो जिनमें जो लुट रहे हैं या जो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं बैजनाथ कुशवाहा जी, हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार के आय यानी कि कृषि यंत्रों पर अगर जो टैक्स बढ़ाया है तो सरकार ने अपनी आय बढ़ाई है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कृषि यंत्रों से टैक्स हटा देना चाहिए
सरकार को? बिल्कुल, मेरा कहना है कृषि यंत्रों में अंग्रेजों ने कभी टैक्स लगाया? कांग्रेस ने लगाया। किसानों को फ्री छोड़ देना चाहिए और उसको जितना आप सुविधाएं देंगे उतना हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होगा। सुविधाएं में क्या क्या देंगे? बड़ा नहीं, क्या क्या देना चाहिए सुविधाएं? सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ता बीज, ये किसानों को दिया जाए और उनसे टैक्स हटा दिया जाए। तो क्या सस्ता बीज नहीं दिया जाता? मध्य प्रदेश में किसानों को सस्ता बीज नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता, मैं कह रहा हूँ। किसान वो सब घोटालों की भेंट चढ़ रही है। जो बिचौली है वो वहीं से विभाग से सीधे सीधे ट्रक के ट्रक भर करके चले जाते हैं, किसानों को मिल ही रहा है। ऐसा एक नहीं, हजारों प्रमाण है। चलिए, ठीक है। यानी कि जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, अधिकारी उसका पलीता लगा रहे हैं और इसलिए कृषि एक तरह से और लुढ़कती जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। वास्तव में जो हमारे पूर्व विधायक महोदय आरोप लगा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो किसान की स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनको समय पर बिजली नहीं मिल पाती है, समय पर पानी नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी खाद और जो उनका फसल है सही ढंग से हो पा रही है। बीच में देखा होगा आपने यूरिया की कीमतों में भी लगातार जो वृद्धि की गई और कई प्रदेश में आपने देखा कि बड़े बड़े वेयर हाउस में कालाबाजारी यूरिया की बहुत व्यापक पैमाने पर हुई, बाद में वो जब्ती भी हुई और कई उसमें बड़े से बड़े जो माफिया थे वो शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वह मजबूर है, क्योंकि उसको महंगी यूरिया, महंगी खाद उसको लेना पड़ती है, फिर जाकर के वह अपना उत्पादन निकालता है और जब वह मंडी में जाता है तो उसको विभिन्न प्रकार के मंडी टैक्स, बिचौलियों के द्वारा टैक्स और ऐसी टैक्स लग जाते हैं, जिससे उसकी लागत का मूल्य उसको नहीं मिल पाता है और वह औने पौने दाम में अपनी जो कृषि का जो उसका जो अनाज है या वो है जो फसल है वो उसको बेच कर आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसान के इस मुद्दे पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए और मैंने आपको पूर्व में ही बोला कि डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर ये बजट आ रहा है, इस बजट में जो विभाग है उनका कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से समझिए कृषि का अगर 1 लाख करोड़ बजट जारी होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए कि वह बजट कहाँ जा रहा है, यूरिया में जा रहा है या किस जगह जा रहा है और कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है। हालांकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्र सवाल और सियासत, सत्र तो शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन इसमें पेश किया जाएगा बजट और बजट कैसा होना चाहिए इस पर सरकार को ही नहीं विपक्ष को भी विचार करना चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बजट कैसा होना चाहिए इस पर अपनी खुलकर राय देनी होगी। राजनीति से ऊपर उठकर कहां टैक्स लगाए जाने चाहिए और कहां टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, ये राजनीति से हट करके ये बातें होनी चाहिए। कौन से विभाग को ज्यादा धन देने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए और सरकार तो इस पर मंथन करके ये करेगी ही, बजट लाएगी ही, लेकिन ये काम आदमी को, एक विपक्ष को भी सकारात्मक दृष्टि से सही चीजें सामने रखनी चाहिए, ताकि सही जगह पैसे खर्च हों और सही जगह से पैसे की आय हो। ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब जब बजट पेश होगा तो देखा जाएगा कि इस पर कितना चिंतन और मंथन किया गया है। कृषि की जहां तक बात होती है तो वास्तव में 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है और इसलिए अगर जो कृषि एक समृद्ध होगी तो किसान समृद्ध होगा और वास्तव में मध्य प्रदेश खुशहाल होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।